20 साल के हो जाते हो उसके बाद इस आकार इस ग्रंथि का आकार धीरे धीरे कम पढ़ रहे थे। और आप देख रहे हैं कल की क्लास में हमने 5 एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंप्लीट कर ली थी ना। कल हमने लास्ट पढ़ी थी थाइमस ग्लैंड, एक ऐसी ग्रंथि जिसका आकार उम्र के साथ घटता रहता है। जैसे ही आप 27, 28, 26 साल के हो जाते हो उसके बाद इस ग्रंथि का आकार धीरे धीरे कम होता है और जब आप 55, 60 साल की उम्र में जाते हो तो आपका बिल्कुल भी ये ग्रंथि है वो ऐसा लगेगा गायब होने लग गया है। ठीक है, तो ये इकलौती ऐसी ग्रंथि है जो बूढ़े लोगों में गायब हो जाती है। अब हम आज पढ़ेंगे कौन सी 6 नंबर पर। बेटा आवाज बाबा सही आ रही है ना? हाँ ठीक है, आ जाओ। चलिए अब पढ़ेंगे हम कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। 6, 7 आज कर लेंगे, 8, 9 कल कर लेंगे, चैप्टर अपना फिनिश। और परसों, आज बुधवार है ना, कल बृहस्पतिवार है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, एक स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर। बहुत आपकी शिकायत है केमिस्ट्री का पढ़ाएंगे, हमने पढ़ाना छोड़ दिया है क्या? एक बच्चा कह रहे मैम आप क्या पढ़ाते हो? अबे उर्दू पढ़ाती हूं मैं, बताओ हैं? उर्दू पढ़ाती हूं मैं, बताओ। चल स्टार्ट करें अपनी 6 नंबर पर। 6 नंबर पे लिखेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जिसको हिंदी में, अच्छा एस लगा दो क्योंकि दो होती है हिंदी में, इसको एड्रिनल ग्रंथियां भी कहा जाता है। और साथ में आज तो मेरी तबियत सही नहीं लग रही यार। हाँ, हिंदी में इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथियां। और बच्चों कभी कभी इसका हिंदी में नाम रहता है अधिवृक्क। वृक्क हिंदी में किसको बोलते हैं? किडनी को। तो किडनी के ऊपर होती है, आपको लोकेशन याद होगी, आपकी मैम ने पढ़ाई थी आपको कि नंबर में कितनी होती है? मैम ये संख्या में 2 होती है। बस बहुत वीकनेस हो रही है। कल रात को मेरे बेटे ने सोने नहीं दिया मुझे बिल्कुल भी। मम्मा 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 कर करके एकदम पूरी रात में निकाल दी। सुबह 6:30 बजे सोई मैं, 1.5 घंटे के लिए 8 बजे उठ गई। हाँ मैम क्वेश्चन आया था, अंकुश कह रहे किसको तीसरी आंख कहते हैं? पीनियल ग्लैंड को तीसरी आंख कहते हैं। ये दो आंखें यहाँ पीनियल होती है अंदर ब्रेन के अंदर, इसलिए कहते हैं हम। मैम आपकी थाइमस ग्रंथि कम हो गई। हाँ भाई मेरी उम्र हो गई है और क्या, बुढ़ापा शुरू हो गया, बुढ़ापे ने दस्तक दे दिया। चलो आज पता मैंने कहा रात में सोने नहीं दिया। और आप जानते हो रात में नहीं सोते थोड़ी देर इरिटेशन होती है। कल मैंने पढ़ाया था आपको, है ना, कल मैंने पढ़ाया था ना कि जब रात में नींद पूरी नहीं होती है, नेचुरल नींद आपकी पूरी नहीं होती है, तो अगले दिन आपका मूड अच्छा नहीं होता है, इरिटेशन होती है। क्यों? क्योंकि बेटा मेलाटोनिन हार्मोन तो निकला, लेकिन मेरे बेटे ने सोने नहीं दिया, तो मेलाटोनिन हार्मोन के ऊपर भारी पड़ गया मेरा बेटा। अब सेरोटोनिन ज्यादा निकल रहा है, मूड खराब हो रहा है ना, आपने देखा होगा। चलिए बात करते हैं बेटा एड्रिनल ग्रंथि पढ़ाएंगे। मैं पढ़ा के खुश हो जाती हूं बच्चों। अरे मैं नहीं पढ़ाऊंगी दिन में 1 आधा घंटा तो सारा दिन ऐसा लगता है कुछ जीवन में कुछ करा ही नहीं है, आज के दिन में कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा ज्यादा वो हो जाता है और ज्यादा मूड खराब होता है जब मैं पढ़ाती नहीं हूं। लेकिन मैं पढ़ा के निकल जाऊंगी 1 घंटा बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, इसलिए मुझे पढ़ाना है। ठीक है चलिए सुनिए क्या, हाँ खाने में कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है। किसी बच्चे ने पूछा ना मोरिंगा, मोरिंगा जानते हो? ड्रमस्टिक जिसको बोलते हैं, कहीं कहीं सैजने की फली बोलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है। अगर किसी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, मोरिंगा का सूप, मोरिंगा की दाल, मोरिंगा की सब्जी बनती है वो खाओ। तो बच्चों ये कहां होती है? ये होती है अपर साइड ऑफ किडनी। ये हमारे किडनी के ऊपर होती है। देखिए हमारे गुर्दे, किडनी को हिंदी में गुर्दा बोलते हैं या वृक्क बोलते हैं। किडनी कैसी होती है? ऐसे राजमा के आकार की, सोयाबीन समझते हो ना, उसके जैसी होती है। ये 2 किडनी है, 2 गुर्दे हैं, इसके ऊपर एक ये रहा एड्रिनल, एक ये रहा, लेफ्ट और राइट दोनों किडनीज पे 2 एड्रिनल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये दोनों क्या होती हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। अब बच्चों ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है ना, इसके 2 हिस्से होते हैं, ऐसे ये ऐसे होती है, ऐसे। ये बाहर वाला हिस्सा है, देखना जहां मैं व्हाइट पेन चला रही हूं, ये बाहर वाला है। तो एड्रिनल ग्लैंड के आउटर हिस्से को क्या कहा जाता है? इसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। कॉर्टेक्स को हिंदी में बोलेंगे वल्कुट भाग, वल्कुट हिस्सा। और मैं पिंक कलर का पेन चला रही हूं, उसमें देखना ये वाला हिस्सा, ये अंदर वाला, इसको बोलते हैं मेडुला हिस्सा। मेडुला, मेडुला को हिंदी में मेडुला या पिंड भाग कहा जाता है। तो बच्चों ये वाला आउटर है एड्रिनल ग्रंथि का, ये आउटर हिस्सा है यानी कि ये बाहरी हिस्सा है, और ये वाला इनर है यानी कि ये अंदर वाला हिस्सा है। अब आपको इतनी तो बात समझ में आ गई। जब 2 अलग-अलग भाग हैं तो बेटा हार्मोन भी तो अलग-अलग बना रहे होंगे ना। हाँ जी मैम। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कहां होती है, कितनी होती है। ये हमारे दोनों गुर्दों के ऊपर, दोनों किडनीज के ऊपर होती है, 2 होती है और 2 ही पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। इसके बाहरी हिस्से को हम कॉर्टेक्स या वल्कुट कहते हैं और अंदर वाले हिस्से को हम मेडुला या पिंड भाग कहते हैं। अब बच्चों बात ये है जब 2 अलग-अलग हिस्से के दोनों से अलग-अलग हार्मोन निकलेंगे, तो पहले हम अंदर वाले हिस्से के हार्मोन देखते हैं जो फेमस है। अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं मेडुला भाग, मेडुला जिसको हिंदी में बोलते हैं पिंड भाग, पिंड भाग। और इसी पिंड वाले हिस्से से 2 हार्मोन निकलते हैं। कौन-कौन सा हार्मोन? नंबर 1 पे आता है एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन बहुत बार एग्जाम में आता है, एड्रिनलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो एकदम लग रहा होगा ना, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन हार्मोन। दूसरा जो हार्मोन होता है उसको बोलते हैं नोर एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन। ठीक है बच्चों, तो लिख दीजिए एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। ये दोनों हार्मोन आपसे पूछे कौन सी ग्रंथि बनाती है? एड्रिनल ग्लैंड। कौन सा हिस्सा, अंदर वाला या बाहर वाला? मैम अंदर वाला हिस्सा। अब बच्चों इन हार्मोन के ना एक और भी नाम होता है। जैसे आप देखिए एड्रिनलिन को क्या कहते हैं? एड्रिनलिन को कहते हैं बच्चों एपिनेफ्रिन। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं इसको। तो कभी एग्जाम में आ जाए एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन कौन सी ग्रंथि सिक्रीट करती है तो आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही इसका भी दूसरा नाम है, तो इसको बोलते हैं नोर एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने बेटा, नोर एपिनेफ्रिन, बस नोर लगा देना आगे। तो एड्रिनलिन से 2 हार्मोन निकलते हैं एपिनेफ्रिन, उनके नाम क्या क्या है आप इन्हें बोल सकते हो। देखो ये वाले हार्मोन ना के बराबर एग्जाम में आते हैं। तो एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में आता है एड्रिनलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है? आपका आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड। या एग्जाम में आता है एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है? तो एड्रिनलिन या नोर एड्रिनलिन, एपिलिन, एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन। ठीक है, इसके 2 हिस्से हैं, बाहर वाला अंदर वाला। ठीक है, तो अंदर वाले हिस्से से ये पिंड कौन सा है? ये इनर पार्ट है, ये आउटर नहीं है, कोई बच्चा लिख रहा है। ठीक है, ये अंदर वाला हिस्सा है। आप देखो ना बाहर वाला ये हिस्सा दिखाया कॉर्टेक्स, ये अंदर वाला मेडुला। ठीक है, अब ये हार्मोन क्या करते हैं? ये एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन क्या करते हैं बच्चों? बहुत ध्यान से समझना, ये हार्मोन कहलाते हैं इमरजेंसी हार्मोन। ये कैसे हार्मोन कहलाते हैं? ये इमरजेंसी हार्मोन के नाम से फेमस है बच्चों। इमरजेंसी का मतलब होता है जब हमारे बॉडी में कोई आपातकालीन स्थिति लगती है, ये हार्मोन उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, इनको हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। अब कैसे इमरजेंसी? इमरजेंसी मैम प्लीज चेक, आपने इनर आउटर अपोजिट लिख दिया है, कहां लिख दिया है? अच्छा ये ओ बाबा, ओ बाबा, अरे बाबा बाबा बाबा, ये गलत लिख दिया मैंने। अच्छा तो मैं सोचूं एक बच्चा बोल रहा है, हां कॉर्टेक्स को बाहरी हिस्सा बोलेंगे बेटा, ये आउटर पार्ट है और ये वाला इनर है, ये अंदर वाला है। ठीक है, बोला सही था, लिखा गलत लिखा गया, एरर गलत लग गया। मैम कल छुट्टी रहेगा, कल कुछ है क्या? छुट्टी कैसे कल? सुनो ये इमरजेंसी हार्मोन है। अब समझना कैसे इमरजेंसी, हमारे बॉडी में कुछ इमरजेंसी कंडीशन लगती है ना, तब उस समय ये हार्मोन ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। कैसी इमरजेंसी? जब आपको किसी चीज से डर लगता है, फियर, डर लगता है, उस समय ये हार्मोन निकलते हैं। आपको किसी चीज का फोबिया है, वो तो जानते हैं ना फोबिया क्या होता है? कोई इंसान बोलता है मैं हाइट पे नहीं जा पाता, ऊंचाई से फोबिया है। कोई बोलता है मैं छोटी जगह नहीं बैठ पाता, गाड़ी में क्लस्ट्रोफोबिया है। कोई कहता है मुझे हाइड्रोफोबिया, पानी से फोबिया है। तो जब भी आप किसी फोबिया का सामना करते हैं तो आपको डर लगता है ना। हाँ मैम, तो जब आपके शरीर के अंदर डर लग रहा है, उस डर को महसूस करवाते हैं ये हार्मोन। अब डर लग गया, उसके बाद दूसरा डर लगने के बाद आपके सामने 2 कंडीशन है, या तो उस डर से आप क्या करो, फाइट करो बच्चा, उस डर से लड़ाई करो, लड़ो, है ना, उस डर से लड़ो, या भाई उस जगह से भाग जाओ, क्या कर जाओ, फ्लाइट कर जाओ, फ्लाइट कर जाओ। तो इसी को कहते हैं हम भागो या उड़ो। अब उड़ने का मतलब वो थोड़ी है आप पापा की परी थोड़ी होता है अपना पल खोल के उड़ जाओगे। भागने का मतलब क्लास नहीं चल रही है, फोबिया का मतलब होता है डर लगना। हाँ क्लास रुक रही है, अरे यहाँ से सही चल रही है क्लास, कुछ एप्लीकेशन में गड़बड़ हुई होगी, है ना। तो सुनिए क्या फ्लाइट का मतलब होता है भागो या उस जगह से उड़ो। उड़ो का मतलब ऐसा नहीं है कि आप पंख खोल के उड़ जाओ, यानी उस जगह से हट जाओ। अब मैं इसका
एग्जांपल देती हूँ बहुत अच्छा कि मैम कैसे होता है। चलो मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप अपने घर से बाहर निकले, आपके सामने एक पागल कुत्ता आ गया। आपको पता है ये कुत्ता पागल है और ये गांव में 5-7 लोगों को काट चुका है। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ही वो कुत्ता आपके पास आया, आपको डर लगेगा, बहुत ज्यादा डर लगेगा कि यार ये मुझे काट लेगा, फिर मुझे इंजेक्शन लगेगा। वीडियो सही नहीं चल रही है, क्या हो गया वीडियो में? यार यहाँ से तो वीडियो एकदम सही चल रही है, इंटरनेट सुपर चल रहा है भाई, ग्रीन आ रखा है यार। ये कुछ एप्लीकेशन में गड़बड़ हो गया क्या? एप्लीकेशन लोड नहीं ले रही क्या? कभी कभी होता है। हाँ, बताना एक बार, अभी ग्रुप की चल रही है क्लास, मेरे सामने तो एकदम सही है, इंटरनेट सब कुछ सही है यार, तो सही नहीं चल रही है। जल्दी बताओ, अभी क्लास रुक रही है? अब तो ठीक है ना? हाँ चलो सुनो, मैंने कहा कि आप अपने घर से बाहर निकले, आपके पीछे पागल कुत्ता पड़ गया, आपको पता है ये पागल कुत्ता आपको काट लेगा, आपको डर लगेगा उस समय पागल कुत्ते से। अब डर लगेगा तो अगले ही सेकंड आपके मन में क्या खोटाएगा कि भाई इस कुत्ते को मैं पत्थर मार के लकड़ी हाथ में लेके भगा दूंगा, है ना? तो आप क्या करोगे? उस डर से फाइट करोगे, लड़ोगे, उस कुत्ते को वहां से भगा दोगे। अब अगर आपको ये लगा ये कुत्ता तो भाग ही नहीं रहा है, तो वहां से भाई आपको भागना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? वो कुत्ता आपको काट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो बेटा ये जो डर लगना, उस डर वाली सिचुएशन का सामना नहीं कर पा रहे हो भाई, समझदारी दिखाओ, वहां से भाग जाओ। तो इसीलिए कहते हैं ये जो ग्रंथि होती है ये इमरजेंसी कंडीशन में बहुत ज्यादा एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर देती है और ये 3F को कंट्रोल करती है। एक है फियर का, दूसरा फ्लाइट का, तीसरा फाइट का। इसीलिए हम इस ग्रंथि को 3F ग्लैंड कहते हैं बेटा। एग्जाम में आता है 3F का मतलब क्या? 3F का मतलब है फियर, फाइट, फ्लाइट। करो, मरो, करो, भागो, करो, उड़ो। ठीक है, या तो डर का सामना करो या भाग जाओ। तो 3F का मतलब क्या है बेटा? 3F का मतलब आप क्या बताओगे बेटा? फियर, फाइट, फ्लाइट। और इसी ग्रंथि को कहते हैं डू और डाई। एग्जाम में बहुत बार आता है। डू और डाई का मतलब होता है करो या तो सामना करो या मरो भाई, या डू और फ्लाइट। डू और फ्लाइट इसी को कहते हैं, या तो डर का सामना करो या वहां से भाग जाओ भाई। तो लिख लो, करो या मरो, करो या भागो, करो या उड़ो। उड़ने का मतलब क्या हो गया बेटा? वह जगह से उस सिचुएशन से भाग जाओ। जैसे आपने देखा होगा कि लोगों को बहुत जैसे पानी से फोबिया होता है, तो या तो उसका सामना कर लेता है इंसान या वहां से बाहर हट जाता है ना? तो याद रखिएगा बेटा, इसी ग्रंथि को फियर, फाइट, फ्लाइट कहते हैं और ये इमरजेंसी कंडीशन में हार्मोन निकालती है, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम ही क्या पड़ गया? इसी को हम इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना, आपातकालीन ग्रंथि किसको कहा जाता है, तो आप क्या करते होगे? आपातकालीन ग्रंथि आप बताओगे एड्रिनल ग्रंथि को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये आपातकालीन स्थिति में अपने हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ा देती है। ठीक है, और ये आपातकालीन स्थिति में क्या कौन से हार्मोन ज्यादा निकालती है? एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। इसी को 3F ग्रंथि, फियर, फाइट, फ्लाइट, करो या मरो, करो या भागो, करो या उड़ो, इसी ग्रंथि का नाम होता है। अब बच्चों जब आपको डर लगता है तो मुझे आप बता सकते हो आपके शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं? बताओ सर, आप लोग बताओ। बच्चों आपका रिजल्ट आया, ठीक है, आप फेल हो गए। अब शाम को पापा घर पे आए, आपने कहा क्या रिजल्ट है? आपने कहा फेल हो गया। अब आपको बहुत डर लगेगा, और जब डर लगता है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ जी मैम, कुछ चेंजेस होते हैं। डर लगता है तो क्या होता है आप मुझे बताओ। उन चेंजेस को कहते हैं बायोलॉजिकल चेंजेस, जैविक बदलाव कहते हैं। बच्चों जब आपको डर लगता है तो आपका हार्ट बीट बहुत तेज, हृदय की धड़कन फास्ट हो जाती है कि नहीं हो जाती है? हाँ मैम, दिल जोर जोर से धक 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 करने लग जाता है ना? दूसरा, आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, सांस लेने की दर बढ़ जाती है, श्वसन दर इंक्रीज हो जाती है। हाँ मैम, सांसें बहुत तेजी तेजी से आती हैं, तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाना, श्वसन दर इंक्रीज हो जाना। फिर तीसरा, आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं गूज़बम्प्स आना, है ना? आते हैं ना गूज़बम्प्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर मैं तुम लोगों को आधी रात में कब्रिस्तान में खड़ी कर दूं तो बताओ ये सारी सिचुएशन होगी आपके सामने। हाँ, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शरीर में कंपकपी पैदा हो जाएगी, शिवरिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, शिवरिंग का मतलब होता है वाइब्रेशन, कंपकपी पैदा हो जाएगी शरीर के अंदर, है ना? हाथ पांव कांपने लग जाएंगे बेटा, और गला सूख जाता है क्योंकि गले में होता है लार, सलाइवा, जिसको आप लार थूक बोलते हैं, वो क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। इसीलिए आप या तो उस डर का सामना करोगे, या तो पापा को प्रॉमिस करोगे अगली बार फेल नहीं होगा पापा, या फिर पापा तुम्हें 2-4 थप्पड़ देंगे, है ना? तो ये सारे के सारे वो बदलाव है, ये बदलाव तभी आते हैं जब ये हार्मोन निकलते हैं। और ये हार्मोन कब निकलते हैं? जब आप किसी डर का सामना करते हैं, जब आपको डर लगता है, दिल धक धक करने लग जाता है, बहुत तेज तेज सांसें लेने लग जाते हो, ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है, ये भी लिख दो, बीपी हाई होना, ब्लड का प्रेशर ज्यादा होने लग जाता है, गला सूख जाता है, शरीर में कंपकपी उठ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये सारे बदलाव लाने वाला हार्मोन कौन से हैं? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन तभी निकलेंगे जब डर लगेगा तो ये सारी चीजें होंगी। इसके साथ में आपको बता दूं ये हार्मोन और कब निकलते हैं? ये हार्मोन तब भी निकलते हैं दोनों जब आपको बहुत तेज क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है बेटा, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। देखा होगा दो इंसानों की लड़ाई हो रही है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, दोनों के हाथ कंप रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रखे हैं, दोनों को हार्ट बीट तेज हो रखी है, ब्लड का प्रेशर तेज हो रखा है। हम कहते हैं भाई साहब थोड़ा आराम से बात करो, बीपी तेज हो जाएगा तो अटैक कर जाएगा तुम्हें। तो जब कभी किसी इंसान को बहुत तेज गुस्सा आता है, बहुत तेज क्रोध आ रहा है किसी चीज पे, है ना, उस समय भी उस इंसान के बॉडी के अंदर यही इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होते हैं। मैम एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है? एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है क्या कि भैया जब किसी इंसान को बहुत तेज क्रोध आता है, बहुत तेज गुस्सा आता है, लड़ाई कर रहा है किसी से, और जब उसको डर लग रहा है तो उस समय उसके बॉडी के अंदर कौन से हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं? तो आप क्या बताओगे बेटा? वो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन लग गई है भाई। अब रेगुलर बेसिस पे तो आपको डर नहीं लगता है ना? लास्ट टाइम कब डर लगा था? रिजल्ट आया था, पागल कुत्ते को देख लिया, गली कुत्ता पीछे पड़ गया, तब डर लगा था ना? रोज तो नहीं लगता ना डर, है ना? तो जब डर लगता है उस समय ये निकलते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको डर नहीं लगता, नहीं है ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको डर नहीं लगता। किसी ना किसी चीज से हर इंसान को डर लगता है बेटा। वो आपको पता है कि आपको किस चीज से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को इंजेक्शन से डर लगता है, किसी को हाइट में जाने पर डर लगता है ना? सबके अलग अलग डर होते हैं बेटा। अब कुछ लोग तो कुत्तों से प्यार करते हैं, जैसे मैं, मुझे कुत्तों से कोई डर नहीं लगता, कैसे भी कुत्ता हूं मैं उसका सामना कर लेती हूं, क्योंकि बचपन से कुत्तों के बीच में रही हूं। आपको कुत्तों के बीच में कैसे हमारे घर में पेट्स होते थे, है ना? अब भी है हमारे घर में, राइट? तो मुझे कोई डर नहीं लगता, लेकिन आप में से कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको एकदम डॉग्स को देखते फोबिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बेटा, ये दोनों हार्मोन लगभग एक जैसा ही काम करते हैं। तो ये हमारी एड्रेनल ग्लैंड के अंदर वाले हिस्से से निकले थे। अब मैं बाहर वाले हिस्से से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? बाहर वाले हिस्से को बोलते हैं वल्कुट भाग, या हम कहते हैं कॉर्टेक्स भाग। ये जो कॉर्टेक्स भाग होता है ना, ये हार्मोन्स निकालता है जिन हार्मोन को या तो आप बोलते हो कोर्टिसोल हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन, ये हार्मोन्स का ग्रुप है अपने आप में, या तो आप इन हार्मोन्स को बोलते हो कोर्टिसोल हार्मोन, एग्जाम में आता है, या इन्हीं हार्मोन का दूसरा नाम होता है कोर्टिकोइड्स हार्मोन। बेटा कोर्टिकोइड शब्द का मतलब होता है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, कोर्टिकोइड्स हार्मोन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ ना, तो आपको पूछेगा कोर्टिकोइड्स हार्मोन कौन निकालता है या कोर्टिसोल हार्मोन कौन निकालता है, तब आपको मेन का क्वेश्चन याद आएगा। एड्रेनल ग्लैंड ही निकालती है, लेकिन उसका कौन सा हिस्सा बाहर वाला हिस्सा। अब कितने प्रकार के कोर्टिकोइड्स या कोर्टिसोल हार्मोन निकालती है? 3 प्रकार के। अब नाम जैसे भी याद करने पड़ेंगे बेटा। ठीक है, सुनो कौन कौन से। नंबर 1 पे आता है, उसको बोलते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। बेटा ये जो कोर्टिकोइड शब्द है ना, इसके आगे ग्लूको लगा दो। क्या लगा दो? ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, ग्लूको का मतलब मैंने बहुत बार पढ़ा है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ओके बच्चों, हाँ जी मैम। दूसरा हार्मोन जो होता है उसको बोलते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड्स। कोर्टिकोइड्स के आगे मिनरेलो लगा दो, कोर्टिकोइड्स, और इसके आगे क्या लगा दो? मिनरेलो लगा दो। सेम नाम हिंदी में है, मिनरेलो कोर्टिकोइड्स। ठीक है बच्चों, हाँ जी मैम, कोर्टिकोइड्स। और तीसरा जो हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। लिखो बेटा एंड्रोजन हार्मोन। ये
ये तीनों हार्मोन देखो एग्जाम में आ जाए, कोर्टिसोल हार्मोन कौन बनाता है, कोर्टिकोइड्स हार्मोन कौन बनाता है, ठीक है, आपसे पूछ ले ग्लूकोकोर्टिकोइड्स कौन बनाता है, मिनरलोकोर्टिकोइड्स कौन बनाता है, एंड्रोजन हार्मोन्स क्या बनाते हैं, कौन बनाता है। मेरी बात याद रखना बेटा, क्या हाँ मेरी बात याद रखना एग्जाम में, ये जो कोर्टिसोल या कोर्टिकोइड्स है ना, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। ये बहुत सारे हार्मोन का ग्रुप है बेटा, समूह है, ये एक हार्मोन नहीं है, ठीक है, ये ग्रुप होते हैं बहुत सारे, उस ग्रुप को नाम दे देते हैं हम, ठीक है। अब सुनो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करता है, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का मतलब शुगर होता है, ये हमारे बॉडी में शुगर रेगुलेशन का काम करता है। लिखिए शुगर रेगुलेशन। अब आप कहोगे मैम कल तो आपने पढ़ा था शुगर को मेंटेन इंसुलिन करता है, लेकिन आपने ढंग से नहीं पढ़ा। मैंने कहा था इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर को मेंटेन करता है, वो सिर्फ खून वाली शर्करा को मेंटेन करता है, इसके अलावा हमारी सेल्स के पास, हमारी टिश्यूज के पास कितना ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करने वाला हार्मोन ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है, ठीक है। तो शुगर रेगुलेशन का काम करता है, लिखो शर्करा की मात्रा पर संतुलन बनाए रखता है, शर्करा की मात्रा पर संतुलन बनाए रखना, समझ गए ना, इंसुलिन इसका मतलब समझ गए ना, है ना। और दूसरा आप बताओगे ये हार्मोन स्ट्रेस रेगुलेशन करता है। हाँ जी बच्चों, जब आपको किसी चीज से तनाव होता है, स्ट्रेस समझ रहे हो ना, तो छोटा मोटा जो तनाव होता है उस तनाव को खत्म करने का काम यही करता है, तनाव पर संतुलन बनाए रखना, स्ट्रेस रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट कर दूं, इंसुलिन ने ब्लड शुगर को रेगुलेट किया था, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स रेगुलेट करता है शुगर को हमारी सेल्स और टिश्यूज के पास, हमारी कोशिकाओं और हमारे ऊतकों के पास क्या अमाउंट में, आप बताओगे बेटा, कोर्टिसोल कोर्टिकोइड्स एक ही नाम है हार्मोन्स के, ठीक है। तो ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स करता है। मिनरलोकोर्टिकोइड्स मिनरल्स को रेगुलेट करना, और सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल होता है हमारी बॉडी में, सॉल्ट होता है, नमक होता है, तो ये नमक की मात्रा को रेगुलेट करता है बेटा। आप जानते हैं नमक ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आप लिखेंगे सॉल्ट रेगुलेशन, नमक की मात्रा पर संतुलन बनाए रखना, वो इसका काम होता है, नमक की मात्रा पर संतुलन बनाए रखना। और एंड्रोजन हार्मोन क्या करते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाते हैं, इसका काम होता है सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करना, सेक्सुअल कैरेक्टर को बोलते हैं लैंगिक लक्षण बनाना। अब लड़के में लड़के वाला, ये डीओवीपी का मतलब है डेवलप, ठीक है बेटा। इसका काम होता है लैंगिक लक्षण का विकास करना। अब लड़कों में लड़के वाले सेक्सुअल कैरेक्टर बनेंगे, लड़कियों में लड़कियों वाले, तो सेक्सुअल कैरेक्टर का बनाना, उनमें वृद्धि करना, ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टर को बनाना, ये काम करता है बेटा, ये सेक्सुअल कैरेक्टर को बनाता है। क्या सिलेबस में नहीं है, क्या सिलेबस में नहीं है बताओ, हाँ चलो अब सुनो जरा, क्या सुनिए जरा ध्यान से सुनो। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स ने शुगर को रेगुलेट किया, स्ट्रेस को रेगुलेट किया, स्ट्रेस वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कौन से हार्मोन स्ट्रेस को रेगुलेट करते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड्स से सॉल्ट नमक की मात्रा पर कंट्रोल करा, मतलब कितना नमक होना चाहिए, कम है तो ज्यादा करो, ज्यादा है तो ब्रेन को सिग्नल दो, है ना। और सेक्सुअल कैरेक्टर ये बनाता है। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, शुगर का एक एस, एस स्ट्रेस का 2 एस, और ये तीसरा एस और ये चौथा एस, तो ये वाला हिस्सा है ना बच्चों, ये 4 एस को कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इस ग्रंथि को 4S ग्लैंड भी कहते हैं। इसी ग्रंथि को 4S ग्रंथि कहा जाता है बेटा, क्यों, क्योंकि आपके शरीर के अंदर 4S को कंट्रोल कर रही है। अब 4S का मतलब क्या क्या है, शुगर, स्ट्रेस, सॉल्ट, सेक्सुअल कैरेक्टर। और इसी ग्रंथि का अंदर वाला जो हिस्सा था वो सुनो बच्चों, वो 3F को कंट्रोल कर रहा था, कौन कौन सा, फियर फाइट फ्लाइट। इसीलिए हम इसी ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, इसको 3F ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि जो होती है वो 4S ग्रंथि के नाम से भी जानी जाती है। ये ग्रंथि करो या मरो, करो या लड़ो, करो या भागो, इन सारे नाम से फेमस है बच्चों, और ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दिए हैं मैंने, ठीक है बच्चों, प्रकाश कुमार पटेल ने बताया मैंने, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आते हैं बेटा, ठीक है। तो ये 3F को कंट्रोल करती है, जब आपको गुस्सा आ रहा है, आपको किसी से डर लग रहा है तो एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन बनाएगी, जब आपको किसी से स्ट्रेस हो रहा है तो ये हार्मोन ज्यादा कर देगी, सॉल्ट की मात्रा में बैलेंस नहीं हो रही है, ये हार्मोन ज्यादा बना देगी। आप जानते हैं हार्मोन केमिकल मैसेंजर, हार्मोन को मैसेज ट्रांसफर करते हैं, तो अगर स्ट्रेस हो रहा है तो ये ब्रेन को मैसेज लेके जाएगा, हार्मोन ब्रेन शांत हो जाए, या ज्यादा ले स्ट्रेस, खतरनाक कंडीशन हो जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बच्चा, और इसी को बोलते हैं हम एड्रीनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, दोनों किडनी के ऊपर होते हैं। ये होगी आपकी 6 नंबर वाली ग्रंथि। अब 7वीं ग्रंथि को लिख दो, गोनेड्स। नंबर 7 पे आती है, उसको बोलते हैं गोनेड्स, लैंगिक जनन ग्रंथि। बेटा वो ग्रंथियां जो आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, आपके जनन में सहायक हैं, उनको हम इंग्लिश में गोनेड्स कहते हैं। गोनेड्स को हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन ग्रंथियां, इंग्लिश में क्या बोलोगे, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं। इसका मतलब मैम ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, हाँ जी बच्चों, ये जनन में सहायक हैं, ये प्रजनन में सहायक हैं। तो जनन करवाने वाली ग्रंथियां कौन सी होती हैं, गोनेड्स होती हैं। कहां होती हैं, तो गोनेड्स पाई जाती हैं बिलो इंटेस्टाइन, जो आपकी 2 आंतें हैं ना, छोटी आंत फिर बड़ी आंत, तो बड़ी आंत और छोटी आंत जब खत्म हो जाती है ना, उनके नीचे, तो आप क्या बोलोगे, आंतों के नीचे पाई जाती है, बिलो इंटेस्टाइन, आंतों के नीचे पाई जाती है। अब आप जानते हो बेटा, हम ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी 2 टाइप की होती है, मेल फीमेल। तो लड़कों वाली गोनेड्स का अलग नाम होता है, मेल गोनेड्स को क्या कहते हैं, नर लैंगिक ग्रंथियां क्या कहलाती है, नर का मतलब लड़का पुरुष, ठीक है। नर जनन ग्रंथि या नर लैंगिक ग्रंथियां क्या कहलाती हैं, तो लड़कों में होते हैं 1 पेयर टेस्टिस, हिंदी में बोलते हैं वृषण, ठीक है। तो लड़कों की गोनेड्स का नाम होता है टेस्टिस या टेस्टिकल, ठीक है, जिसको हिंदी में हम वृषण कहते हैं। और फीमेल बॉडी में, महिलाओं के शरीर में लड़कियों की जो गोनेड्स होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, ओवरीज कहते हैं, ठीक है। मादा जनन ग्रंथि या जो लड़कियों की जनन करवाने वाली ग्रंथियां जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक लिखोगे तो ओवरी हो जाएगा, ठीक है, 2 लिखोगे तो ओवरीज कहलाता है, ठीक है बच्चों। 2 होती है, जैसे लड़कों में टेस्टिस कितने हैं, 2, एक पेयर, एक जोड़ी। लड़कियों में अंडाशय कितने होते हैं, तो आप बताओगे बेटा 2 होते हैं, 2 ओवरी होते हैं। तो मेल गोनेड्स का नाम टेस्टिस या वृषण होता है, फीमेल गोनेड्स का नाम ओवरी या अंडाशय होता है। अब नाम से ही क्लियर है, नाम से क्लियर है। हाँ, पेल्विक रीजन इसी को बोलते हैं बेटा, पेल्विक रीजन भी आंख जहां खत्म हो जाती है ना, उसके नीचे वाले हिस्से को पेल्विक रीजन कहते हैं, जहां पे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। अब बच्चों ध्यान से सुनो, टेस्टिस अलग ग्रंथि है तो इसे अलग हार्मोन बनेगा, है ना, और ओवरी अलग ग्रंथि है तो इसे अलग हार्मोन बनेगा। हाँ जी मैम। तो पहले देखें हम कि लड़कों में जो टेस्टिस होती है वो कौन सी हार्मोन बनाती है, तो सुनिए जरा, लड़कों में जो एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, वृषण होते हैं, वो, अब मैं इन टेस्टिस के बारे में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और अच्छे से पढ़ाऊंगी, फिलहाल नहीं पढ़ना। अभी हम हार्मोन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ हार्मोन में जितना याद करना वही पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। तो सुनिए, टेस्टिस क्या करते हैं, टेस्टिस क्या करते हैं, तो ये मेल हार्मोन बनाते हैं, ये लड़कों में लड़के वाला हार्मोन बनाते हैं। मेल हार्मोन को बोलते हैं हिंदी में नर हार्मोन, पुरुष हार्मोन। एक हार्मोन जो लड़का को लड़की से अलग बनाता है, इसी हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, इसी हार्मोन को बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या कहलाता है, आप क्या बताओगे बेटा, ये मेल हार्मोन है, लड़कों में बनने वाला हार्मोन।
अब ये लड़कों में कब बनता है? जब कोई लड़का 12-13 साल का हो जाए, ठीक है, 12-13 साल का हो गया तो उस लड़के की प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है। प्यूबर्टी एज क्या हो जाती है? उसकी स्टार्ट हो जाती है ना, हिंदी में बोलते हैं किशोरा अवस्था शुरू हो जाना। बेटा सबसे पहले वाली जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं हम? चाइल्डहुड, है ना, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था खत्म होती है जब लड़का 12-13 साल का हो जाता है। अब उसकी प्यूबर्टी एज शुरू हो जाती है। इस प्यूबर्टी एज में जब ये शुरू होती है तो इस प्यूबर्टी एज में कुछ बदलाव आते हैं लड़के के शरीर में, जिसे बोलते हैं प्यूबिक चेंजेस। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं प्यूबिक चेंजेस। हिंदी में बोलते हैं किशोरा अवस्था वाले बदलाव। मुझे बताओ कि जब एक लड़का 12-13 साल का होता है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव होते हैं, जिसको किशोरा अवस्था बदलाव कहा जाता है। क्या क्या बदलाव आते हैं? आपने खुद ने, आप लोगों की प्यूबर्टी एज खत्म हो गई, आप 18 साल से ऊपर हो, अब आप एडल्ट हो, ठीक है, तो 12-13 साल से लेकर 18 साल के बीच में किसी भी लड़के में क्या क्या चेंजेस होते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आपने भी महसूस किए होंगे अगर आप लड़के हो तो, ठीक है। क्या क्या बदलाव होते हैं? पहला बदलाव, लड़कों की दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो जाता है। दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, ठीक है, अब इंग्लिश में लिख लेना अपने आप, ठीक है, आने लग जाती है। हाँ जी मैम, दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, हाँ जी मैम आती है। दूसरा सुनो, उस लड़के के अंदर उसकी जो साउंड होती है, जो आवाज होती है, वो आवाज गहरी और भारी हो जाती है। हाँ, साउंड में डीपनेस आ जाती है। डीपनेस का मतलब होता है आवाज गहरी हो जाती है और भारी हो जाती है बेटा, है ना, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है। अगला, उस लड़के के अंदर और क्या आप बताओगे बेटा? उस लड़के के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। स्पर्म फॉर्मेशन का मतलब है शुक्राणु कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। क्या आप बोलोगे? शुक्राणु कोशिकाएं बनना शुरू हो जाते हैं, स्पर्म सेल्स बनना शुरू हो जाती है, कोशिकाओं का बनना, शुक्राणु कोशिकाओं का बनना, ये सारे बदलाव। और साथ में आप बताओगे लड़कों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो लिखिए ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो जनन वाले अंग होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाते हैं, उनकी ग्रोथ, उनकी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। तो लिखिए जनन अंगों की वृद्धि या जनन अंगों का विकास होना शुरू हो जाता है। ये चेंजेस सारे लड़कों में आए हैं, जनन अंगों का विकास शुरू हो जाता है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ शुरू हो जाती है ऑर्गन्स की। अगर कोई लड़का है तो उसमें ये सारे के सारे चेंजेस आते हैं। अब ये चेंजेस कौन लाया? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लाया। अब आप खुद समझ सकते हैं अगर एक लड़के में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना बने कितनी गड़बड़ हो जाएगी, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, है ना बेटा। ना दाढ़ी मूंछ आएंगी, आवाज लड़कियों जैसी होने लग जाएगी, बोलेंगे लड़की जैसे बोलता है ना, उसमें स्पर्म फॉर्मेशन कम हो सकता है और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ भी नहीं हो सकती है। तो ये सारे काम लड़कों में होते हैं। तो ये हार्मोन एक लड़के को लड़की से अलग बनाता है बेटा, ठीक है। अब ये स्पर्म्स कहां बनते हैं सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। अभी आदित्य जी मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ा रही हूं, तो इसलिए प्लीज ढंग से पढ़ लो, जो मैं पढ़ा रही हूं सब वो पढ़ लो, ठीक है। अब बच्चों जैसे एक लड़का 12-13 साल का हुआ तो उसके टेस्टिस में स्पर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। यही हार्मोन इस लड़के को लड़की से अलग बनाता है। अब जैसे ही एक लड़की है, वो लड़की जब कितने साल की होती है? 12-13 साल की होती है, तो उस लड़की में ओवेरीज, अंडाशय जो है उसके दोनों, वो ओवेरीज फीमेल हार्मोन बनाना शुरू कर देती है। ये वो हार्मोन होता है जो एक लड़की को लड़के से अलग बनाता है बेटा, इसे बोलते हैं मादा हार्मोन। ये क्या है? फीमेल हार्मोन है बेटा। ये लड़की को लड़के से अलग बनाता है। कौन सा हार्मोन होता है? इसको बोलते हैं एस्ट्रोजन। बेटा इसकी स्पेलिंग लिखते हैं ना तो ओ लिखते हैं, लेकिन जब प्रोनाउंस करते हैं तो ओ साइलेंट हो जाता है, ठीक है, और साइलेंट हो जाता है तो इसे एस्ट्रोजन लिखते हैं। तो आप ओ ना भी लिखो, ई से भी स्पेलिंग लिख सकते हो। इसी एस्ट्रोजन हार्मोन को फीमेल हार्मोन कहते हैं। ये लड़कियों वाला हार्मोन है, ये लड़कियों में बनता है ज्यादा मात्रा में, ठीक है बच्चों। अब ये हार्मोन कब बनेगा? जब कोई लड़की कितने साल की हो जाएगी? 12-13 साल की, या फिर 11 साल से भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब कोई महिला क्या है, बच्ची है, जब कोई बच्ची 11-12 साल की हो जाती है तो उसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। तो हम बोलते हैं इस लड़की की क्या शुरू होगी? इस लड़की की प्यूबर्टी एज शुरू होगी। कौन सी एज? प्यूबर्टी एज शुरू होगी, यानी कि इसका किशोरा अवस्था शुरू हो गया, बाल्य अवस्था खत्म हो गया, किशोरा अवस्था शुरू हो गया है। अब इस लड़की के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, जिस चेंजेस को हम बोलते हैं प्यूबिक चेंजेस। अब महिलाओं में क्या क्या चेंजेस आते हैं तो वो सुन लीजिए। इस लड़की के अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे इसके शरीर के अंदर। तो बेटा सबसे पहला बदलाव, इस बच्ची है, लड़की नहीं अभी, ठीक है, लड़की होगी 18 साल के बाद, इस बच्ची के अंदर इसकी आवाज पतली हो जाएगी और सुरीली हो जाएगी। आवाज पतली हो जाएगी बेटा, जिसको बोलते हैं सिरिल वॉइस, एकदम मधुर आवाज हो जाएगी बेटा। अब आप कहते हो हम लड़कों ने क्या बिगाड़ा? लड़कों की आवाज क्या मधुर नहीं होती? आपकी मधुर होती है आवाज, लेकिन कौवे जैसी होती है ना। लड़कियों की आवाज कोयल जैसी होती है, पतली हो जाती है लड़कियों की, ठीक है। चल नेक्स्ट, अगला आप बताओगे इस लड़की के चेस्ट में जो ब्रेस्ट होते हैं ना, उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। चेस्ट में, छाती वाले हिस्से में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, उनका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। चेस्ट साइज बढ़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वहां पे ब्रेस्ट की ग्रोथ होने लग जाती है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट में होती है दूध बनाने वाली ग्रंथियां, और दूध बनाने वाली ग्रंथियों को बोलते हैं मेमरी ग्लैंड्स। मैंने पढ़ाया है आपको, याद करो, दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं और ये दूध बनाने वाली ग्रंथियां हैं, इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। दूध बनाने वाली ग्रंथियां जो होती है ना, वो बनना और उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है, ग्रंथियों की वृद्धि शुरू हो जाती है, इसीलिए लड़कियों के चेस्ट का साइज बढ़ जाता है। अगला, इस महिला का, अरे सॉरी यार, इस बच्ची का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं बच्चा मासिक धर्म चक्र, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मासिक धर्म चक्र, शॉर्ट फॉर्म में एमसी बोलते हैं, ठीक है। मासिक धर्म चक्र शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में पीरियड स्टार्ट होना कहते हैं, ठीक है, जिसको हम आम भाषा में पीरियड शुरू होना बोलते हैं। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है मैं एक लाइन में बता रही हूं, बाकी मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, महिलाओं के अंदर जैसे ही लड़की 12-13 साल की होती है तो इसमें एग फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। एग का मतलब होता है अंडा, अंडा बनना शुरू हो जाता है। जैसे लड़कों के अंदर स्पर्म बना था ना, उनमें एग बनता है और उस एग को ओवम कहते हैं और हिंदी में बोलते हैं डिंब, अंडा, अंडाणु या डिंब बनना शुरू हो जाता है। अब ये अंडा बना है तो बनके इसे बाहर निकलने के लिए ब्लड का फ्लो चाहिए होता है। तो लड़कियों में जो हर महीने अंडा बनता है, उस अंडे को, उनका जो उनके शरीर से जो खून निकलता है, जो ब्लीडिंग होती है, उसमें वो अंडा बाहर बह जाता है और इसी ब्लीडिंग को पीरियड्स कहते हैं। इसी ब्लीडिंग को पीरियड्स कहते हैं और ये हर महीने की 28 दिन की साइकिल होती है, तो इस साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। बाकी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, अभी सिर्फ आपको इतना समझना है, ठीक है। मैंने 18 की एज में आती है, किसने बोला 18 की एज में? 18 साल का तो आप एडल्ट हो जाते हो, ठीक है। आजकल 10 साल की 11 साल की लड़कियों का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो याद रखिएगा जैसे ही लड़की 11-12-13 साल की होती है तो उसकी आवाज पतली हो जाएगी, एकदम कोयल जैसी मधुर हो जाएगी, उसकी ब्रेस्ट चेस्ट का साइज इंक्रीज होने लग जाता है, उसकी मेमरी ग्लैंड्स जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां चेस्ट में होती हैं वो बड़ी होने लग जाती हैं, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, उसके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और उसके अंदर ओवम का फॉर्मेशन यानी अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। हाँ जी, अब आपने कभी नहीं सुना होगा कि 10 साल से छोटी उम्र में कोई लड़का पापा बन गया, कोई लड़की मम्मी बन गई, नहीं ना। मिनिमम तो भाई 11-12 साल चाहिए, क्योंकि लड़का बच्चा बनाने के लिए स्पर्म चाहिए और एग अंडाणु चाहिए, है ना। वो 11-12 साल में बनते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं 11-12 साल में शादी कर दो बच्चे कर लो, नहीं। बच्चे करने की उम्र आप जानते हैं कितनी है संविधान के अनुसार, है ना। बात समझ में आई? हाँ जी मैम, हमारे पास बुक नहीं है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। क्या निवेदन है बेटा? तो ये सारे चेंजेस महिलाओं में लाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। बच्चों मैं YouTube पे एनसीईआरटी 40 चला रही हूँ रोज 8 से 9 बजे में, उसमें अभी मैंने यही चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। वहां पे मैंने परसों की क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करा था, कौन सा हार्मोन लड़कियों के मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट करवाता है, तो आपको आंसर करना था एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है।
अब ध्यान से सुनो बेटा, ये जो ओवेरीज होती है ये नॉर्मल लड़की में तो एस्ट्रोजन बना रही है, लेकिन जैसे ही कोई लड़की आगे चलकर मां बनने वाली होती है तो इसी ओवेरी से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिस हार्मोन को बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यही ओवेरी एक और हार्मोन बनाती है जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। पी से प्रोजेस्टेरोन, पी से प्रेगनेंसी। ये सिर्फ प्रेगनेंसी के समय मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये कब, जब कोई महिला की प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ना, तो इसी को प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। गर्भावस्था वाला हार्मोन, हिंदी में देखो गर्भाधारण या गर्भावस्था हार्मोन के नाम से फेमस है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी के समय बनता है। इसी हार्मोन की वजह से ही कोई महिला प्रेग्नेंट होती है बेटा। ये हार्मोन निकला इसका मतलब वो महिला प्रेग्नेंट है। तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है बेटा। पूरे के पूरे 9 महीने लड़कियों के अंदर ये हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। ये हार्मोन, आज मेरी स्पेलिंग्स में कितने एरर हो रहे हैं ना, क्या हो गया, मेंटेन करने वाला हार्मोन होता है ये, ठीक है बच्चों। तो पूरे 9 महीने जब तक वो महिला बच्चे को जन्म नहीं दे देती है तब तक उसके बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है बेटा। उसके बाद ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन खत्म हो गया, बच्चे को जन्म दे दिया। तो इसी हार्मोन को पी से प्रोजेस्टेरोन और पी से क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। तो ये सिर्फ कब निकलेगा, जब महिला प्रेग्नेंट है। जब नहीं है तो ये तो निकलेगा ही निकलेगा। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न आता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन बनाता है। ओवेरीज अंडाशय बनाते हैं, किसमें, ओवेरीज किसमें होती है, लड़कियों में, तो ये बनता है, ठीक है बच्चों। तो एस्ट्रोजन क्या होता है, फीमेल हार्मोन। इसको बोलोगे, इसको नहीं बोलोगे, इसको नहीं बोलोगे, हालांकि दोनों लड़कियों में बना रहेगा, ठीक है। अगर ये दोनों बना लेकिन इसको फीमेल हार्मोन कहते हैं। ये लड़की को लड़के से अलग बना रहा है, ये लड़की को बाकी लड़कियों से अलग बना के मां बना रहा है उसे, ठीक है। ये दोनों बात है, ओके बच्चों। और टेस्टिस हार्मोन, जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। अब मैं नोट डाल के कुछ आपको क्वेश्चन करवा दूं। जब कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसमें एक हार्मोन और निकलता है उनकी ओवरी में, ध्यान से समझना। ओवरी जिसको अंडाशय कहते हैं, इसी अंडाशय की जो फॉलिकल सेल्स होती है ना, अंडाशय में कुछ फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स अंडाशय की सेल्स होती है, ठीक है, हिंदी में भी फॉलिकल बोलते हैं। ये फॉलिकल सेल्स क्या बनाती है, ये फॉलिकल कोशिकाएं, आप बताओगे बेटा, एक हार्मोन और रिलीज करना शुरू कर जाती है जिसको रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं, जिसको रिलैक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो एग्जाम में आता है रिलैक्सिन हार्मोन किसमें निकलता है, लड़कियों में। कौन सी लड़की में, जो लड़की प्रेग्नेंट है। कौन बनाता है, उसके ओवरी में एक अलग टाइप के फॉलिकल्स होते हैं, वो बनाते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। ये रिलैक्सिन हार्मोन फीमेल के यूट्रस का साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि यूट्रस गर्भाशय के अंदर, गर्भ के अंदर बच्चा रहता है, ठीक है बच्चों। यूट्रस की ओपनिंग के लिए जिम्मेदार होता है ये, राइट, जब बच्चा जन्म होता है उस समय। आपको इतना याद रखना है, रिलैक्सिन हार्मोन भी प्रेगनेंसी के टाइम पे ही बनता है। कौन बनाती है, ओवरी बनाती है। ओवरी की सेल्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फॉलिकल सेल्स कहते हैं। साहिल सैनिक कितना बेतुका सवाल पूछ रहे हो, तो लड़कों में क्यों नहीं बनते हैं। तो आप जब भगवान के पास जाओ, अल्लाह के पास जाओ, गॉड के पास जाओ, वाहिगुरु के पास जाओ, तो उनसे पूछेगा ये क्वेश्चन कि लड़कों को मां बनने का सौभाग्य क्यों नहीं दिया। मैं तो खुद कहती हूं मिलना चाहिए था तुम्हें सौभाग्य। लड़कियों की जिंदगी पीरियड से शुरू होती है, मां बनती है, उसके बाद मीनोपॉज, बस इसी में रह जाती है। मैं तो चाहती हूं, मैं तो खुद भगवान के पास जाऊंगी तो मैं एक क्वेश्चन भगवान से पक्का पूछूंगी, भगवान आपने इतनी नाइंसाफी क्यों की, सारे दुख दर्द लड़कियों के अंदर डाल दिए। लड़की बच्चा भी पैदा करे, हर महीने वो 4 दिन ब्लीडिंग भी उसके बॉडी से हो, उसके बाद बच्चे को फीड भी, बच्चे को दूध भी वो पिलाए, है ना, नौकरी भी वही करे, घर भी वही चलाए, बच्चे को पाल पोस भी बड़ा वही करे, और लास्ट में अत्याचार भी महिलाओं पे होते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन मेरा भी है, तो आप जो ऊपर जाओगे बेटा, जैसे मैं जाऊंगी ऊपर, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, आया तो जाना पड़ेगा, तो बेटा आप भगवान से करिए क्वेश्चन, ठीक है। मेरा भी वैसे क्वेश्चन, आइए सुनिए कि ओवरी से फॉलिकल सेल्स एक रिलैक्सिन हार्मोन और बनाना शुरू कर देती है। ये भी सिर्फ प्रेगनेंसी में ही बनता है, नॉर्मल केस में ये नहीं बनता है, ठीक है। तो इसी को भी हम कभी-कभी प्रेगनेंसी हार्मोन में काउंट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो, अगला फोन बंद हो गया, अगला सुनो। ये जो आपकी ओवरीज होती है ना, इससे एक मेम्ब्रेन बनती है, जिस मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को हिंदी में बोलते हैं अपरा। ये प्लेसेंटा क्या होता है, ये प्लेसेंटा क्या होता है वो सुनो बेटा। मां और बच्चे के बीच में इस तरीके की मेम्ब्रेन रहती है, ऐसे टिश्यूज की मेम्ब्रेन रहती है, ऐसे बेटा। आप जानते हैं मां अपने बच्चे को खून से खींचती है, सुना होगा आपने। इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा मां है, बस बेटा वो एकदम सच है। इस दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा मां है। मां के दूध का कर्ज आप कभी नहीं उतार पाओगे। पापा ने कौन सा दूध पिलाया, पापा ने कौन सा जन्म दिया, तो एक बारी के लिए पापा ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, आपको अच्छी शिक्षा दी, आपको अच्छे संस्कार दिए, तो आप उनके बुढ़ापे में सेवा करो, उनके ऊपर कभी दुख दर्द मत डालो, आप उनको इस दुनिया की सारी अच्छी चीजें महसूस करवाओ, आप अपने संस्कार अच्छे रखो, तो पापा का तो कर्ज उतर जाएगा। बाप का क्या कर्ज होता है, बच्चा अच्छे संस्कार ले, है ना, अच्छे एनवायरमेंट में पले बड़े, अच्छी एजुकेशन ले, अच्छी नौकरी ले, अपने घर में खुश रहे, बस पापा की यही तमन्ना होती है। मां को, मां ने आपको घर में रखा 9 महीने, फिर जब जन्म दिया तो 106 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द लिया उसने, है ना, फिर आपको दूध पिला के पाल पोस के बड़ा किया, तो उस मां का कर्ज आप कभी नहीं उतार पाते हो। इसलिए शायद आपने सुना होगा मां के दूध का कर्ज आज तक किसी ने नहीं उतारा है, कभी नहीं उतार सकता बेटा ये, है ना। बात समझ में आई मेरी बात। तो प्लेसेंटा वो मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू मां अपने बच्चे को खून, पानी, ऑक्सीजन सब कुछ पहुंचाती है। कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए। जब तक ये बच्चा मां के गर्भ में है तब तक मां स्टार्टिंग के कुछ दिनों में तो खून भी देती है, खून से खींचती है, ठीक है। उसके बाद उस बच्चे के लीवर में, यकृत में खुद से खून बनना शुरू हो जाता है, राइट, मैं आपको बता चुकी हूं ये चीज। तो ये प्लेसेंटा होती है, इसको हिंदी में अपरा कहते हैं। इस अपरा में 2 आर्टरीज होती हैं, 2 आर्टरी, 2 धमनियां होती हैं और एक वेन होती है। तो आर्टरी से मां कैसा खून देगी, आर्टरी धमनियों से मां ऑक्सीजन वाला खून देती है और वेन से CO2 वाला वापस आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्लेसेंटा में आर्टरीज कितनी होती है, वेन कितनी होती है, 2 आर्टरीज 1 वेन। अब जैसे ही 9 महीने का हो गया, बच्चे का जन्म हो गया, तो बच्चा इस प्लेसेंटा से, ये प्लेसेंटा जाके जुड़ती है बच्चे की नाभि से। तो जब बच्चे की नाभि से जुड़ते हैं तो इस हिस्से को एम्बिलिकल कोड कहा जाता है। इसको कहा जाता है एम्बिलिकल कोड, जो बच्चे की नाभि से जुड़ता है। देखो मां से निकल रही है तो प्लेसेंटा है, फिर ये जो कोड है जो बच्चे की नाभि से, जिसको गर्भनाल कहते हैं, आपने सुना होगा, एम्बिलिकल कोड नहीं आएगा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं गर्भनाल। अब जब बच्चे की डिलीवरी होती है ना, मां ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ से इसको कट कर दिया जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है। ये बच्चे की नाभि से लगा होता है, 11-12 दिन के बाद सूख के गिर जाता है ना, ये गर्भनाल गिर जाता है, और इस प्लेसेंटा को यहाँ से हटा के डॉक्टर्स डस्टबिन में डाल देते हैं। ये वेस्टेज होता है बेटा, ये वेस्टेज होता है बेटा। आज तो प्लेसेंटा से बहुत सारी दवाइयां बनना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अच्छे वो लोग करते हैं आजकल, ठीक है। लेकिन नॉर्मल केस में बता रही हूँ, इस प्लेसेंटा को सीधे से कैसे काटते हैं और इसको डस्टबिन में डाल देते हैं, जिसको गांव के लोग बोलते हैं गंदगी निकली है शरीर से। गंदगी तो क्या है, इसी गंदगी से तो बेटा 9 महीने तक तुम पले हो, बच्चे हो, है ना, बच्चे को पाला है। कुछ लोग कहते हैं, देखा होगा हमारे देश में, स्पेशली इंडिया में होता है कि जब कोई महिला के पीरियड्स आते हैं 4 दिन के लिए, तो उस महिला को एकदम छुआछूत मानने लग जाते हैं। वो किचन में नहीं जा सकती, वो मंदिर में पूजा नहीं कर सकती है ना, वो अचार की केतली को हाथ नहीं लगा सकती है। ये सब बकवास चीजें होती है बेटा। बोलते हैं ये महिला अभी छूत है ना, ये अभी किसी चीज को टच करेगी वो खराब हो जाएगा अभी, और ये महिला में गंदगी निकल रही है अभी। अरे यार कैसे बेवकूफ लोग हो तुम लोग। उसी खून से जो खून निकल रहा है, जब आप जानते हैं कि महिला प्रेग्नेंट होती है 9 महीने के लिए, तो उसको ब्लीडिंग नहीं होती है, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है 9 महीने के लिए, क्योंकि वही खून जो निकल रहा है उसी खून से वो अपने बच्चे को सींचती है, वही खून बच्चे को बनाने के लिए काम में आता है। तब खुद सोचिए वो खून खराब कैसे हो सकता है। अगर वो खून खराब है, अगर वो खून गंदा है, वो महिला छूत है, तो हम सब इसी से बने हैं, तो हम सब बेकार हैं, हम सब गंदे लोग हैं, है ना।
इसलिए थोड़े से पढ़े लिखे लोगों की तरह बिहेव करना शुरू करो। उसी खून से जो खून हर महिला को महीने में 4 दिन रिलीज होता है, उसी खून से महिला अपने बच्चे को सींचती है बेटा। तो हम सब उसी खून से बने हैं। तो वो माँ वो लड़की वो गलत कैसे हो गई है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं मानती इन चीजों को। मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, देखो आप लोगों के नाम, मैं बहुत ब्रॉड टीचर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत बोल दूं ना, मैं ये सब कुछ पढ़ाती हूं बच्चों को। मैंने देखा बहुत सारी फीमेल पढ़ाती है, जैसे शर्मा शर्मा के पढ़ाती है चीजों को, आदि बताती है, आदि नहीं बताती। अरे भैया आप कौन सी जनरेशन में हो, आपको ये सब आना चाहिए। आजकल देखो ना कितनी सारी बीमारियां हो रही है, सर्विकल कैंसर से कितनी महिलाएं मर रही है, ब्रेस्ट कैंसर से कितनी महिलाएं मर रही है, क्यों मर रही है? क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं, लैक ऑफ नॉलेज, शर्माती है इन चीजों के बारे में बात करने में। अब गांव में जाओ, हर गांव में इतनी लड़कियां मरती है ना ब्रेस्ट कैंसर से, सर्विकल कैंसर से, वेजाइना कैंसर से, ओवरी कैंसर से, यूट्रस कैंसर से, क्यों नहीं पता? एक इंजेक्शन लगता है, एक नहीं 3 डोज लगती है एक इंजेक्शन की, वो 3 डोज लेकर सर्विकल कैंसर से बचा जा सकता है। क्यों? लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नहीं है, शर्माती है इन चीजों में। अरे कैसे शर्म, एक नेचुरल प्रोसेस है भाई, जैसे आप बकार ले रहे हो, आप उबासी ले रहे हो, वैसे ही एक नेचुरल प्रोसेस है ये। तो ये सब फालतू की बातें होती हैं, पढ़े लिखे। हां अब आपके विचार हो सकते हैं, मैं आपके सेंटीमेंट्स हर्ट कर रही हूं, आई एम रियली सॉरी, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, किसी के सेंटीमेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमने बचपन से देखा है, क्या बातें कर रही हो, क्या बकवास कर रही हो, अचानक से आप साइंस मांगने लगी। ये मेरे विचार है और मुझे एक इंडिविजुअल पर्सन के तौर पे मैं अपने विचार रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच के सारे मायने पता है। ठीक है बच्चा, ओके? तो वो मेरे विचार है, हो सकता है आपके विचार अलग है, आप एक अलग इंसान है, किसी तीसरे इंसान के अलग विचार हो सकते हैं। मेरे विचार आपसे मैं जरूरी नहीं समझती, आप सहमत हो मेरे विचारों से, है ना? लेकिन ये मेरे विचार है, ये मैं अपने तक ही रखती हूँ। आपके किसी भी तरीके के मेरे किसी बात से सेंटीमेंट्स हर्ट हुए हैं तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कुछ गंदा नहीं होता है, ये सब नेचुरल प्रोसेस है। हमारी जो माँ पार्वती है ना, आपने कामाख्या देवी के मंदिर की स्टोरी सुनी है, कभी सुनिएगा, आपको पता लगेगा। तो ये भगवानों के साथ भी नेचुरल प्रोसेस होता था, भगवान को गंदे नहीं हुए तो हम इंसान कैसे हो सकते हैं, राइट? चल, तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? रिलैक्सिंग हार्मोन किसमें बनता है? फीमेल बॉडी में। कब? जब वो प्रेग्नेंट होती है। वो कब? गर्भधारण के समय। और कौन बनाता है? उसके अंडा से ओवरीज बनाती है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में भी हेल्प कौन करता है? यही रिलैक्सिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ाया है। प्लेसेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरा बोलते हैं। अपरा में 2 धमनियां होती है, एक सिरा होती है। अपरा क्या होती है? मां अपने बच्चे को स्टार्टिंग के कुछ दिनों में जो खून देती है, पानी, ऑक्सीजन सब कुछ पहुंचाती है, उस नाल को प्लेसेंटा कहते हैं। और ये नाल आगे चलकर बच्चे की नाभि से जुड़ता है, उसको अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको गर्भनाल कहते हैं। गर्भनाल को यहाँ से कट कर दिया जाता है, ये बच्चे का सूख के गिर जाता है, 10-12 दिन के अंदर, 11-12 दिन में गिर जाता है, ठीक है? और ये वाला जो हिस्सा है, ये डॉक्टर काट के बाहर फेंक देता है, राइट बच्चों? ओके? सर्विकल कैंसर क्या होता है? पूनम पांडे वाली स्टोरी याद नहीं है? पूनम पांडे ने अपने आप को मार दिया था, उसके बाद जिंदा हो गई थी, है ना? उसके बाद जिंदा हो गई थी। बेटा सुनिएगा कभी कामाख्या देवी की स्टोरी, आपको समझ में आएगा कि मैम आपसे क्या कहना चाहती है। हमें भी कामाख्या देवी के मंदिर जाना है एक बार, बहुत पावर है वहां पे, स्पेशली किसी लड़की को कामाख्या देवी मंदिर पक्का जाना चाहिए, बहुत पावरफुल प्लेस है, ठीक है? चल, पिंटू कुमार कह रहे मेरे से कोई दुश्मनी है क्या? अरे यार कैसे हुई आपसे दुश्मनी, ठीक है? तो तुम लोग बदमाश से जो कमेंट कर रहे हो ना, 2-4 लड़के बदमाश वाले कमेंट कर रहे हैं, मैं पीरियड्स में दर्द नहीं होता है। बेटा अगर तुमने पीरियड्स के तुम्हें पता अलग-अलग लोग आए तुम्हारे जैसे बहुत ज्ञानी कि पीरियड्स में क्या दर्द होता है, लड़कियां है ना फालतू का बस वही महिमा मंडन करती हैं, लड़कियों को कोई दर्द नहीं होता है, लड़कियों को पीरियड्स की जरूरत नहीं होती है, ये देखा होगा ना? बहुत सारे लड़के लोग तुम्हारे जैसे थे, चुल वाले लोग है ना, वो एक मशीन होती है, उस मशीन से झटके लगते दर्द महसूस होता है। अब वो मशीन जितना दर्द पीरियड्स में महिला को लड़की को होता है ना, उतना दर्द बहुत सारे लड़कों को लगाई उन्होंने अपनी मशीन, 8 सेकंड नहीं झेल पाए, 8 सेकंड। अरे बाबा हटा दो, अरे बाबा हटा दो। तो बेटा तुम इज्जत करो लड़कियों की, है ना? ये सृष्टि, ये संसार सिर्फ महिला से चल रहा है, याद रखिएगा बेटा। इसलिए आपके आसपास जो महिलाएं हैं, चाहे वो लड़की है, आपकी बहन है, किसी और की बहन है, किसी और की मां है, चाची है, ताई है, सबकी इज्जत करो भाई, सबकी इज्जत करो, ठीक है? तो एक बच्चा कमेंट करता है पीरियड्स में कौन सा दर्द होता है? बेटा अगर तुम्हें मशीन लगा दी मैंने, 8 सेकंड छोड़ो, 3 सेकंड तुम दर्द नहीं झेल पाओगे, उठ जाओगे चेयर से। इसलिए थोड़ा ढंग से थोड़ा पेश आया करे, ठीक है? इज्जत ना दे पाओ तो बेइज्जती मत करो किसी की। ओके बेटा चल, ये सब छोड़ो, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। हमने आज कितनी ग्लैंड्स पढ़ ली? हमने आज 7 ग्रंथियां पढ़ ली हैं। ये गोनेट्स आपकी कंप्लीट होती है, बस 8 और 9 पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्रंथि कल हम कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर फिनिश, ठीक है? आजकल धीरे-धीरे इंसान वाला ज्ञान मैं आपसे प्राप्त कर रहा हूं। हाँ बेटा मैंने कहा था ना एग्जाम वाला ज्ञान और लाइफ वाला ज्ञान भी दे दूंगी मैं, है ना? चल, ओके? बाकी चीजें हम प्रोडक्ट के समय आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। कौन-कौन से इंजेक्शन बताएंगे बेटा, ये सारी बातें आगे बताएंगे अभी इस चैप्टर में, ठीक है? चलो हाँ, लेकिन ये सच बात है, हमारे गांव में लड़कियां, हमारे देश के गांव में इतनी सारी महिलाओं को शर्म आती है इन बातों में बात करने में। ओह बाबा मैंने पीपीटी सेव नहीं की ना, चलो आज तो लेट हो गया, क्लास नहीं है बच्चों, ये तो सेव कर ले, पीडीएफ तो अपलोड करवानी है ना, पीडीएफ अपलोड करवानी है तो सेव करनी पड़ेगी ना। तो बेटा एचपीवी का वैक्सीन किसी बच्चे ने पूछा है ना, तो हमारे गांव में लड़कियां इसलिए बात नहीं करती है ना, तो उनको सर्विकल कैंसर, यूट्रस कैंसर और इन सबके लिए सिर्फ एक वैक्सीन की 3 डोज लगती है। 99% उसकी एफिकेसी रेट है उस वैक्सीन की। यानी आप सोचिए अगर आपके पास इतना सा नॉलेज है और अपनी मां को, बहन को, जिसकी उम्र 15 18 18 साल के बाद इंजेक्शन लगना शुरू हो जाता है, 18 साल की है कोई, आपके घर में कोई बच्ची या कोई आपकी बहन या आपकी बीवी कोई भी हो सकती है, आप इतनी सी नॉलेज से शेयर कर दो कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके एक एचपीवी का नाम का इंजेक्शन होता है वो आप ले लो, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं। आप सोचिए वो कितनी, मतलब आपकी एक छोटी सी लाइन, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन उसको कितने सारे कैंसर से बचा सकती है, उसको कितने सारे कैंसर से बचा सकती है ना? तो वही मैं कहती हूँ कि थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ना जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है बेटा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं तुम लोग साधु संत बन गए हो, तुम लोगों ने अपना परिवार छोड़ दिया है ना? तुम लोगों ने अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, आप आगे चलकर शादी नहीं करोगे, आप आगे चलकर बच्चा पैदा नहीं करोगे, ऐसा तो है नहीं आपके साथ, ये सारी चीजें हैं ना, ये सब सामना करना पड़ेगा ना। चलो बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस ठीक होता है नहीं? कलर ब्लाइंडनेस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, वो नहीं ठीक होता है, ना के बराबर ठीक होता है बेटा। अगर ठीक हो रहा हो तो आप फिजिकल एग्जाम में क्यों मानते कलर ब्लाइंडनेस? सारे लोग इलाज करके नहीं चले जाते क्या, है? तुम लोग कैसी बातें कर लेते हो यार। चलो कल का और आज का पीडीएफ आपको जो मिलेगा ना वो आज की डेट में मिलेगा बेटा, ठीक है? कल वाला और आज वाला, आज कितनी तारीख है? 1 या 2, हमने मोबाइल बंद हो गया, कितनी तारीख है बच्चों? 2 तारीख है ना शायद, ठीक है? तो कल और आज का पीडीएफ जो आपको एप्लीकेशन पे मिलेगा ना, अप्रैल आ गया यार, कल तो 1 अप्रैल था, अप्रैल फुल बनाई नहीं मैंने आपको, है ये पीडीएफ मैं अपलोड करवा देती हूं अभी। चलो एचपीवी नॉट एचबीवी यार, कैसे बात करते हो? एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस बोलते हैं सर। चल ये मैं पीडीएफ अपलोड करवा रही हूं बच्चों, तुम लोग जाओ भागो, तुम्हारी कोई क्लास होगी वहां जाइए, ठीक है? मैं शादी नहीं करूंगा, अच्छा बेटा।